जेडीयू के सामने या मेरे सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए। हमने तो कहा आम जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहिए कि बात क्या है, मामला क्या है, तथ्य क्या है। यह बोलना कि मुझे फंसाया जा रहा है अपने समर्थकों के लिए तो ठीक है, कोई बोलता है राजनीति में रहने वाला, तो उसके लिए समर्थकों के लिए तो बात हो जाती है, हम माइनर हैं, कुछ भी हो, ये सब समर्थकों के लिए। लेकिन आम जनता के लिए तो ये जरूरी था कि एक्सप्लेन कर देना चाहिए। और जब हमसे तेजस्वी जी मिले भी कैबिनेट मीटिंग के बाद, अकेले, तो ये सारी बातें हुई। हमसे कहा गया कि आप ही बता दिए क्या एक्सप्लेन करना। हमने कहा कि भाई हम ये प्रॉपर्टी, एसेट्स और कंपनी वगैरह के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं, हमारा इन सब चीजों का कोई अनुभव नहीं, इसलिए हम क्या सलाह देंगे। हमारा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि जो आरोप है उसके बारे में जो आप कह सकते हैं उसको कहिए और इसका अच्छा असर आम जनमानस पर जाए। ये हमने कहा बार बार। अब बार बार कहा जाता था कि भाई अगर कुछ कहेंगे तो एफआईआर में कुछ फ्लॉ है तो उसको लोग दुरुस्त कर लेगा। ऐसी कोई बात नहीं, हम तो कोई टेक्निकल और लीगल बात कर ही नहीं रहे। हमने तो कहा फैक्चुअल कहने की बात और आम जनता के बीच मीडिया के माध्यम से प्रकट कर दीजिए और इसका लाभ होगा महागठबंधन। लेकिन इसके लिए लोग तैयार नहीं। अब तैयार इसलिए नहीं थे कि लगता है कि कुछ स्पष्टीकरण देने की उनकी कोई स्थिति ही नहीं थी। और उसके बाद हम लोगों के पार्टी के लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग नहीं थी पहले से, लेकिन ये था कि 26 को होगा कि 27 को होगा ये तय नहीं था। लेकिन जब 26 तारीख को आरजेडी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हुई दिन में 12 बजे और जो बात सामने आई, तो जब अखबार में आ गया 25 तारीख को कि उनकी मीटिंग होने वाली है 12 बजे, तब फिर हमारे पार्टी के चीफ व्हिप इन लोगों ने कहा, हमने कहा आप भी 26 की शाम में बुला लीजिए तो कम से कम स्थिति भी फिर स्पष्ट हो जाएगी। दिन के उनकी मीटिंग के बाद जो उनकी बात सामने आएगी उस रोशनी में हम लोग अपने पार्टी में डिस्कस करेंगे। और इसलिए सामने मीटिंग रख दी गई। अब जो बात आई उस दिन लेजिस्लेचर पार्टी के बाद वही पुरानी बात आई। हम तो इस्तीफा मांग नहीं रहे थे, इस्तीफा नहीं देंगे। मीडिया में बात जरूर आ रही थी देना चाहिए, बहुत लोग मांग कर रहे थे, भी गलत बात है। लेकिन उसके बाद और स्पष्टीकरण के बारे में भी कह दिया, जो भी कहना होगा हम लोग उपयुक्त स्थल पर कहेंगे। तो ये कुल मिलाकर स्थिति यह आ गई कि साथ इसके बाद असेंबली का सेशन होने वाला है और अब तो हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा। और जो मैंने कहा 11 जुलाई की बैठक में, जिसका हमने आपको जिक्र किया, स्टेट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर पार्टी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, हमारे सारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और जो पिछले चुनाव में जीत नहीं सके लेकिन हमारे उम्मीदवार थे वे भी आमंत्रित। और उस मीटिंग में लोगों ने हमको ऑथोराइज किया, आप जो डिसीजन लीजिएगा हम लोग आपके साथ हैं और आपको निर्णय लेना चाहिए। और लोगों ने जो अपनी बात रखी थी जिसका मैंने जिक्र कर दिया वैसा था, मुझको लोगों ने ऑथोराइज किया हुआ। और तब जब लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हमने बुला ली और पूरी स्थिति 6 बजे उस मीटिंग में हमने फिर से सारी बात रख दी कि यह स्थिति आई है। और अब मेरे मन में ये बात आ गई है कि भाई अब हम इस सरकार को नहीं चला सकते, इसलिए मैं त्याग पत्र देना चाहता हूं। मेरे विधायक दल ने पूरे तौर पर इसको इंडोर्स किया और तब त्याग पत्र देने के बाद, हमको इस निर्णय के बाद, त्याग पत्र लिखने के बाद हमने बातचीत की राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी से और हमने बात की कांग्रेस के बिहार के प्रभारी श्री सीपी जोशी से, जो कि हमेशा जब भी महागठबंधन बना उस दौर में सीपी जोशी जी ही कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आते थे। तो हमने दोनों व्यक्तियों को कह दिया कि अब मेरे लिए संभव नहीं है सरकार चलाना इस रूप में, इसलिए हम त्याग पत्र देने जा रहे हैं। अब इस बात को सुनने के बाद किसी को कुछ कहना रहता है, 2 लाइन करते हैं कि अरे ऐसा क्यों, ये सब बात होती है। लेकिन हमने दृढ़ता पूर्वक ये कह दिया कि अब इतने दिनों तक हमने इंतजार किया
20 महीना से भी ज्यादा हो गया, 1/3 से भी ज्यादा समय हमने चला दिया। 3 दल का महागठबंधन है, अब हमसे संभव नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं त्याग पत्र में। और इसके बाद हम गए महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ, त्याग पत्र हमने दे दिया और बाहर आकर के हमने अपनी बात आप सब लोगों को कही। और उसके बाद हम लौट करके आए तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यह प्रस्ताव आया कि हम लोग पूरे तौर पर आपके साथ हैं और संयुक्त रूप से सरकार बनाइए, हम लोग सरकार में भी शामिल होंगे, सब कुछ हो। ये सारी बातें जब आई शीर्ष स्तर से, तो ये सारी बातें हालांकि होने के बाद तुरंत प्रधानमंत्री महोदय ने ट्वीट भी किया, हमने उत्तर भी दे दिया, लेकिन ये जब बात आई तो हमने अपने लेजिस्लेचर पार्टी में ये बात रख दी। हमारे विधायक दल ने पूरे तौर पर, उन लोगों ने कहा कि आप बताइए, कि विधायक दल की बैठक है, हम उस पर पहले बात कर लेते हैं। विधायक दल की बैठक में जब इंडोर्स कर दिया लोगों ने, तब तो हमने वापस कहा और ये कहा कि अगर संयुक्त रूप से काम करना है तो, और उन लोगों का ही प्रस्ताव था कि संयुक्त बैठक भी हो जाए, तो उनकी भी बैठक थी, वो बैठक उनकी समाप्त हो चुकी। तो यहाँ आने में उन लोगों को घंटा भर से भी ज्यादा लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बैठक समाप्त कर दी। तो फिर सब लोगों को बुलाया और यहाँ पर संयुक्त बैठक हुई और यह निर्णय हुआ, नेता निर्वाचित हुए, मीटिंग बाजाबता फॉर्मल हुई और उसके बाद ये तय हुआ कि हम लोग चलकर महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ जाकर सरकार बनाने का दावा करें। उस दिन महामहिम राज्यपाल महोदय की तबीयत कुछ खराब हो गई थी, वो IGIMS में गए हुए थे, तो जब तक वो IGIMS में लौटते नहीं तब तक तो उनसे मिल नहीं सकते थे। जब वो लौटे उसके कुछ ही समय के बाद हम सब लोग गए, मिले, उनके सामने रखा, उन्होंने दावे को स्वीकार करते हुए सरकार बनाने का निमंत्रण दिया और ये हुआ, तय हुआ कि कल सुबह 10 बजे सरकार का शपथ ग्रहण होगा। वो हुआ और उन्होंने 2 दिन का समय दिया विश्वास मत हासिल करने के लिए। 48 घंटे का समय 2 दिन का मिला, 1 दिन के अंदर हम लोगों ने विश्वास मत हासिल किया और तब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। तो ये है पूरी कहानी। बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत सेटल्ड था, सब कुछ तय था। अब वो आप सोचिए, घटनाएं इतनी तेजी से घटी है और यह सब कुछ हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो भी निर्णय हुआ, और हम तो देखते थे अपने पार्टी के लोगों का विचार सुनते रहते थे, लोग उबे हुए थे। और कल मैं बताता हूं, सबसे पहले हमारे पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक यहाँ थी। 1000 से ज्यादा हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के साथी आए, प्रखंड स्तर पर जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं वह भी आए थे और जिला स्तर पर और सारे लोग, और जो हमने लोगों का मुंह देखा, भाई हम तो एनडीए में भी पहले थे, उस समय से लोग साथ थे, वो अपनी भूमिका देखते थे, समाज में प्रेम और सद्भाव स्थापित करने के लिए, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो काम किया, तो सब के सब लोग बिल्कुल ही इस बात से खुश थे। तो जो हमारी पार्टी की इकाइयां हैं उसमें इस बात को लेकर प्रसन्नता है कि यह हुआ, और आज तक अब जब ऐसा होता है तो हमको मालूम है, अगर हम चुपचाप झेलते रहते तो हमें तो जवाब देना पड़ता कि भ्रष्टाचार के मामले में आपका क्या रवैया, और हम जानते थे अगर दूसरा निर्णय लेंगे तो लोग कहेंगे महागठबंधन था और सेकुलरिज्म की बात तो होती। तो मैंने तो हाउस था, वो जुम्मे का दिन था, इसलिए समय नहीं था, हमने संक्षेप में ही जो जरूरी बातें थी हमने कर दी। सेकुलरिज्म एक विचार है और हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जब भाजपा के साथ एनडीए की सरकार थी तो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जितने काम हुए हैं, जरा बता दे गिन करके कि अगर उतने काम कहीं हुए हो, और इस काम को हम आगे बढ़ाते रहे, एनडीए नहीं भी रहा तब। भागलपुर में दंगा हुआ था और साहब लोगों को ऊपर फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया गया था। हम तो जब निकले थे न्याय यात्रा में तो वहां मालूम हुआ कि बहुत लोगों के मन में एक दुख है और तकलीफ है। इसलिए सरकार बनी और सरकार बनने के बाद
हमने भागलपुर के दंगे की जांच फिर से करवाई और वो दूसरे कारणों से, जो पहले जो जांच आयोग बना हुआ था उसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था उससे अलग इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस था। और इसके अलावे हमने सीआईडी को, विभाग को कहा था, सीआईडी को, कि आप देखिए कि जितने मामले हुए हैं जिसमें फाइनल रिपोर्ट हुआ है क्या कुछ है। वहां से रिपोर्ट आई 29 ऐसे केसेज हैं जिसमें प्रमाण और साक्ष्य रहते हुए भी चार्जशीट के बजाय फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया और उन लोगों ने इजाजत लेकर फिर से केस को रीओपन किया है, इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद चार्जशीट दायर हुआ, लोगों को सजा। उसके आगे न्यायिक प्रक्रिया है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आप समझ लीजिए, और उन लोगों को उस स्तर पर जो जांच आयोग गठित हुआ उनके रिकमेंडेशन पर उस स्तर का मुआवजा दिलवाया गया जो 84 में जो दंगा हुआ था सिख विरोधी, उस स्तर का मुआवजा यहां दिलवाया गया। और इसके अलावे जो पीड़ित परिवार है जिसके पास कोई नहीं बचा था, वैसे परिवारों को राज्य सरकार ने 2500 रुपया ताज जिंदगी का पेंशन दिया है, मुआवजा प्रति महीने का, और वो बढ़कर के 13 में 5000 रुपया प्रति महीने का हुआ। वहां से शुरू करिए। अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए हुनर की योजना, उसके साथ औजार देना, पूरे बिहार के कब्रिस्तानों का सर्वेक्षण कराकर 8024 कब्रिस्तानों को चिन्हित करके राज्य की योजना बनी कि हम कब्रिस्तान की घेराबंदी कराएंगे। पहले से जो कब्रिस्तान की घेराबंदी की स्कीम थी वो महज मामूली थी और उसमें कुछ हो नहीं पाता था। हमने नई स्कीम, राज्य की स्कीम बनाकर और कब्रिस्तानों की घेराबंदी प्रारंभ कराई और डीएम और एसपी को इसकी जिम्मेवारी दी कि आप तय करिएगा प्राथमिकता, किस कब्रिस्तान की घेराबंदी कब करानी है और कितना खर्च होगा, उसकी कोई सीमा नहीं रखी गई। जितना बड़ा कब्रिस्तान होगा, जिस तरह का इलाका होगा, उस प्रकार की घेराबंदी होगी और वो काम चल रहा है। और किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक सद्भाव पर कोई बाधा आएगी तो हम लोगों ने अपने राज्य सरकार में जिम्मेवारी दी कि ये डीएम और एसपी की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सद्भाव का वातावरण कायम रखे। यह सब काम किया। अल्पसंख्यक के लड़कियां बहुत कम संख्या में मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करती थी। हमने स्कीम बनाई 2400 2500 से ज्यादा नहीं, और जब हमने 10,000 रुपया का उनको इनाम देने का फैसला किया कि जो फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा, राशि देने का फैसला किया, तो उसके बाद 3 साल के अंदर ही